हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आपकी स्टडीज़ अच्छी चल रही होंगी। आगे देखते हैं हम लोग। कल हमने देखा था रेप्लिकेशन हुआ था, डीएनए में रेप्लिकेशन देखा था। आगे हम लोग अब जेनेटिक कोड देखेंगे। बायो का ही मैं अभी कंटिन्यू कर रही हूँ लेक्चर। जेनेटिक कोड हम देखने से पहले कुछ मैंने आपको टाइप बताए थे आरएनए के। कौन कौन से टाइप थे आपको याद होगा। फर्स्ट था mRNA, सेकेंड था आपका rRNA, थर्ड था आपका tRNA। ये 3 टाइप मैंने आपको बताए थे। ये मैं इसलिए आपको अगेन बता रही हूँ, इनके बारे में लिटिल बिट मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे देती हूँ। बिकॉज क्या होगा कि आगे जब हम जेनेटिक कोड पढ़ेंगे तो 2 इम्पॉर्टेंट प्रोसेस जो थी हमारी सेंट्रल डोग्मा की, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन, वो भी हमें पढ़ना है। तो जेनेटिक कोड के बेसिस पे ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है वो हम देखेंगे। तो इसलिए इनके बारे में थोड़ा सा आपको पता होना ज़रूरी है। मतलब सिर्फ यही नहीं कि फंक्शन क्या होते हैं, लेकिन बेसिकली इनकी लाइफ स्पेन वगैरह, कहाँ सिंथेसिस होते हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए। mRNA का मैंने बताया था, इसको बोला जाता है मैसेंजर आरएनए। ठीक है, इसको बोला जाता है मैसेंजर आरएनए। rRNA का मतलब होता है राइबोसोमल आरएनए। ओके, एंड tRNA का मतलब होता है ट्रांसफ़र आरएनए। ओके, ये इनके फुल फॉर्म है। ओके, अब इसके बाद इनकी साइट देख लेते हैं। साइट इन द सेंस, या आप बोल सकते हो सिंथेसिस। ठीक है, सिंथेसिस कहाँ होता है इनका। अगर इसका mRNA का देखें तो इसका भी न्यूक्लियस में ही सिंथेसिस होता है। ठीक है, इसका भी सिंथेसिस न्यूक्लियस में ही होता है एंड इसका भी न्यूक्लियस में ही होता है। ठीक है, इसके बाद अगर साइट देखी जाए, साइट मतलब कि अकरेंस, कि ये कहाँ पाए जाते हैं हमारी सेल में, ये तीनों जो रहते हैं ये कहाँ मिलते हैं, तो देखा जाए तो साइट ये जनरली साइटोप्लाज्म में ही होता है। लेकिन फर्स्टली ये बनता न्यूक्लियस में है, होता भी न्यूक्लियस में है। ठीक है, लेकिन इसकी साइट न्यूक्लियस के साथ साथ साइटोप्लाज्म में भी होती है। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली रहता है। ठीक है, और साथ में राइबोसोम पे भी पाया जाता है, क्योंकि ये प्रोटीन का काम करेगा, प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है, करवाता है, मैसेज लेके आता है डीएनए से। mRNA को डीएनए ही मैसेज देता है, हमने पढ़ा भी था ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू एंड ट्रांसलेशन के थ्रू। एंड देन फिर वो बाहर आता है मैसेज लेकर, और वो किस मैसेज के फॉर्म में आता है, कौन सी कोड में आता है, वो हम जेनेटिक कोड में पढ़ेंगे। इसलिए ये आपको पता होना चाहिए। इसका साइट देखें तो ये राइबोसोम्स में ही पाया जाता है, बाहर ही रहता है, मतलब आप बोल सकते हो साइटोप्लाज्म में। ठीक है, और इसको भी देखा जाए तो ये भी बाहर साइटोप्लाज्म में आप बोल सकते हो, साइटोप्लाज्म या फिर आप बोल सकते हो राइबोसोम, ये दोनों जगह पाया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद अगर इसका परसेंटेज देखें तो ये लगभग आरएनए का 10% होता है। ठीक है, मतलब आरएनए 3 चीज़ों से मिलके बना है, नॉन जेनेटिक वाला आरएनए, तो ये 10% होता है, ये लगभग 80% होता है, ये लगभग 15 से लेकर आपका 20% होता है। ठीक है, ये लार्ज होता है, सबसे लार्ज होता है। अगर इसका स्ट्रक्चर देखें या इसका मॉलिक्यूलर मास देखें, मॉलिक्यूलर मास के बेसिस पे मतलब पूरा लिख देती हूँ मैं, मॉलिक्यूलर मास, इसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो 5 से लेकर 20 लाख तक होता है। ठीक है, एंड इसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है ये सबसे इसका एग्जैक्टली पता नहीं है, ये स्मॉल होता है और उससे भी ज़्यादा स्मॉल, या आप बोल सकते हो मीडियम होता है। ठीक है, मीडियम होता है, स्मॉल ये होता है, बिकॉज इसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो 25 से लेकर 30K तक होता है, 30,000 तक होता है। ठीक है, ये डिफरेंसेस वे में मैं लिख रही हूँ, डिफरेंसेस आते नहीं हैं, लेकिन ये आपको जस्ट एक चार्ट के थ्रू क्या होगा, रिमाइंड रहेंगे कि क्या क्या इन तीनों चीज़ों में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, डिससिमिलैरिटीज़ हैं, और कंपैरिजन में आप इसको याद कर पाओगे। अगर इसकी लाइफ स्पेन देखते हैं हम, लाइफ स्पेन का मतलब होता है कि कितनी दिन तक ज़िंदा रहता है। तो प्रोकैरियोट्स में ये जनरली क्या होता है, आप बोल सकते हो फ्यू मिनट्स, मतलब बहुत जल्दी ये ख़त्म हो जाता है, फ्यू मिनट्स के लिए ही ये ज़िंदा रहता है, सिर्फ मैसेज ट्रांसफ़र करता है एंड देन डेड। लेकिन यूकैरियोट्स में अगर हम देखें तो यूकैरियोट्स में ये सेवरल आवर तक रह सकता है। ठीक है, या फिर फ्यू डेज तक रह सकता है। इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है, इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। फंक्शन हमें पता ही है, फंक्शन इसका क्या होता है,
मैसेज करना, ट्रांसफ़र। इसका फंक्शन हमें फंक्शन अभी अगर हम कहा जाए तो इसका अभी तक साइंटिस्ट लोगों ने फंक्शन का पता नहीं लगाया है। एंड टीआरएनए का भी फंक्शन आपको पता ही है, टीआरएनए का फंक्शन होता है ट्रांसफ़र करना इन्फॉर्मेशंस को, ठीक है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें, जैसे कि राइबोसोम्स का जो इसमें अगर हम देखें राइबोसोमल आरएनए में, तो जनरली सब यूनिट में पाया जाता है। सब यूनिट का मतलब होता है जैसे 28S, 5S, 16S, इस तरीके से क्या होता है, ये सब यूनिट्स में पाया जाता है। S का मतलब होता है सब यूनिट्स, ठीक है। टीआरएनए का आगे जाके जो इम्पोर्टेंट मेन अगर आप देखेंगे तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट है इसका डायग्राम, ठीक है। इसका डायग्राम बहुत इम्पॉर्टेंट है। डायग्राम आप एक बार बुक से भी देख लीजिएगा। इस डायग्राम को बोला गया है क्लोवर लीफ मॉडल, ठीक है। ये मॉडल इम्पॉर्टेंट रहता है, कभी कभी आ भी सकता है, पूछ भी सकते हैं। ये मैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव बेसिस पे आपको बता रही हूँ। इस तरीके से इसका कुछ स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। इस तरीके से 4 इसकी ये साइड्स होती हैं, इस तरीके से, मतलब 5 रहती हैं, एक स्मॉल रहती है। यहाँ की जो साइड होती है, क्लोवर लीफ मॉडल इसको बोला गया है। ये जो साइड होती है ये होती है अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट, ठीक है। ये साइड्स के नाम या साइड बोल सकते हो, साइड बोल सकते हो। इन साइड्स के नाम आप याद कर लीजिएगा, बिकॉज क्या होता है ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि अमाइनो एसिड साइट कहाँ होती है, एमआरएनए में होती है, टीआरएनए में, किस में होती है। फिर ये होती है आपकी क्या, राइबोसोम अटैचमेंट साइट, ओके। यहाँ पे मतलब ये साइट जो है स्पेसिफिक, इन पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, अमाइनो एसिड्स आके जुड़ेंगे, यहाँ पे राइबोसोम अटैचमेंट होंगे। एक होती है एंटीकोडॉन, ठीक है, एंटीकोडॉन साइट का मतलब वैसे कोड्स जो जेनेटिक कोड में अभी हम पढ़ेंगे कि जो कि क्या करते हैं, कोड्स को आगे प्रोसीड होने से रोक देते हैं, मतलब मैसेज को आगे ट्रांसफ़र होने से रोक देते हैं, वो कहलाते हैं एंटीकोडॉन साइट। ये हम पढ़ेंगे अभी होते क्या हैं। एंड लास्ट वन होती है एंजाइम साइट, यहाँ पे सारे एंजाइम्स आके जुड़ते हैं, ठीक है। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। बुक में आप देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लूप्स होते हैं, डी लूप, एल लूप करके इनको बोला जाता है। डायग्राम आप एक बार बना के भी अपने आप से देख सकते हैं। तो ये तीनों का बेसिक एक थोड़ा सा मैंने आपको ओवरव्यू बताया है कि एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए में एग्जैक्टली होता क्या है। अब इसी के बेसिस पे हम क्या देखेंगे, जेनेटिक कोड देखेंगे। क्यों? क्योंकि जेनेटिक कोड में आपको प्रोटीन सिंथेसिस पता चलेगा। जेनेटिक कोड क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस क्या होता है। हमने रेप्लिकेशन पढ़ा, डीएनए रेप्लिकेशन, फिर उसके बाद एमआरएनए पढ़ा, रेप्लिकेशन की मैकेनिज्म क्या होती है वो देख ली। अब इसके बाद प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होगा, प्रोटीन सिंथेसिस की भी मैकेनिज्म देखेंगे। तो वो बेस्ड आपका किस पे है, जेनेटिक कोड पे। तो पहले मैं आपको जेनेटिक कोड समझा देती हूँ एंड देन फिर मैं आपको उसके प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है, प्रोटीन सिंथेसिस क्यों ज़रूरी है हमारी सेल के लिए, बिकॉज वो अगर नहीं होगा तो हम लोग न्यू सेल्स नहीं बना पाएंगे, हमारी बॉडी नहीं बना पाएगी, रीजनरेशन कैपेसिटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। इसलिए प्रोटीन सिंथेसिस इंपॉर्टेंट है। मतलब प्रोटीन सिंथेसिस कंटिन्यू चलता रहता है बॉडी में, लेकिन वो होता किस तरीके से, क्या मैकेनिज़्म होती है, वो हम लोग देखते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड होता क्या है, ठीक है। कोड से ही समझ में आ रहा है कुछ कोडिंग होगी, है ना। जेनेटिक मतलब जीन्स की कोडिंग। क्या होता है, जैसे कि हमें कम्युनिकेशन करना है, आपको कम्युनिकेशन करना है, एक दूसरे से कोई भी बात करनी है, तो यू हैव डेफिनेट अ लैंग्वेज, है ना। आपको पता है कि आप कम्युनिकेट किसके थ्रू करोगे, एक लैंग्वेज, प्रॉपर वर्ड, कुछ कोड्स होते हैं, मतलब लैंग्वेज होती है बेसिकली। आप अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उनको मिला के वर्ड्स बने, तो वर्ड्स के थ्रू हम लोग कोडिंग करते हैं, मतलब अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं। ऐसे ही सेल जो होती है, सेल में जो ऑर्डर दिए जाते हैं एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल को, जैसे कि डीएनए है, डीएनए अब मान लो सेल हो गई, या फिर हमारी बॉडी को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कौन समझेगा, सेल। सेल के अंदर कौन, मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट कौन है हमारी बॉडी की, सेल। सेल समझेगी। सेल के अंदर क्या है हमारा, डीएनए। डीएनए क्या करता है, डीएनए ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है पूरी बॉडी को बनाने में,
एक डीएनए से क्लोन बन जाता है, हमारी बॉडी का पूरा सेम टू सेम स्ट्रक्चर बन जाता है, और डीएनए से हाइब्रिड्स भी बन जाते हैं। तो वही डीएनए क्या करता है, एक तरीके से आप बोल सकते हो सारी प्रोसेस करता है। तो वो ही इन्फॉर्मेशन देता है किसको, मैसेंजर आरएनए को। अभी मैंने आपको बताया था। तो वो किस फॉर्म में देगा, मतलब इन्फॉर्मेशन अगर उसको देनी है या कोई ऑर्डर देना है तो वो किस लैंग्वेज में देगा, वो हम पढ़ेंगे जेनेटिक कोड में। यही लैंग्वेज को समझने के लिए काफ़ी सारे साइंटिस्ट आए। उन्होंने पहले तो क्या हुआ, पहले उनने सिंगलेट कोड दिया। ठीक है, सिंगलेट का मतलब उन्होंने कहा अब ये कोड है क्या। कोड बेसिकली कुछ नहीं है, डीएनए आपका ये है। डीएनए में कौन से बेस पेयर होते हैं, 4 बेस पेयर होते हैं आपके। कौन कौन से होते हैं, एडेनाइन, ग्वानाइन, साइटोसिन और थाइमिन, और एक और होता है यूरेसिल। लेकिन ये डीएनए में नहीं होगा, ये होंगे डीएनए में। ठीक है, तो ये ही 4 बेस पेयर जो थे, इन्हीं बेस पेयर के बेसिस पे डीएनए जो है लैंग्वेज में अपने कोड्स देता है। मतलब इन्हीं बेस पेयर के बेसिस पे कोडिंग होती है। अब ये सिंगलेट कोड का मतलब किसको कोड करना, कोड भी करना है तो किसको कोड करना, किस ऑर्डर को देना, किसको देना, अमाइनो एसिड को। ठीक है, अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोटीन। ठीक है, अमाइनो एसिड्स स्मॉलेस्ट यूनिट प्रोटीन के होते हैं। अमाइनो एसिड्स फ्रीली पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म में, इनएक्टिव में, डोरमेंट स्टेट में। लेकिन जब उनको काम मिल जाता है कि हाँ प्रोटीन का सिंथेसिस करना है, तो सब एक साथ जुड़ते जाते हैं। और जुड़ते किसके थ्रू है, पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू, और प्रोटीन फैक्ट्री अपना काम करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन ऑर्डर कौन देता है, सबसे पहले ऑर्डर देगा आपका कौन, डीएनए। ठीक है, डीएनए ऑर्डर देगा। 4 बेस पेयर है हमारे पास। अमाइनो एसिड्स, अगर टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स देखें तो कितने हैं, पता होंगे आपको। टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स कितने हैं, 20। ठीक है, 20 में से कुछ होते हैं असेंशियल, कुछ होते हैं नॉन असेंशियल। असेंशियल क्या होते हैं, नॉन असेंशियल, आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा। ठीक है, तो जितने भी अमाइनो एसिड्स होते हैं, इन अमाइनो एसिड्स को कोड कौन करता है, ये बेस पेयर कोड करते हैं। ठीक है, कोड कौन करेगा अमाइनो एसिड्स को, बेस पेयर। अब बेस पेयर पहले कौन सा आया, सिंगलेट आया, सिंगलेट जेनेटिक कोड आया। ठीक है, सिंगलेट का मतलब एक अमाइनो एसिड्स को एक कोई पर्टिकुलर वर्ड, मतलब जैसे कि ए है तो ए किसी एक अमाइनो एसिड को कोड कर लेगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हो रहा था, प्रॉब्लम जा रही थी। अब हमारे पास बेस पेयर कितने हैं, 4। एक अमाइनो एसिड्स को 4 बेस पेयर कोड नहीं कर पाएंगे। ठीक, मतलब अगर करते भी तो भी नहीं हो रहा था, प्रॉब्लम आ रही थी। फिर आए डबल जेनेटिक कोड आए। डबल जेनेटिक कोड मतलब जैसे कि ए हो गया, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ए टी हो गया। ये अगर कोड कर रहे थे तो अगर हम देखते हैं तो 4 × 4 = मतलब 20 अमाइनो एसिड्स को यही कोड अगर कोड करेंगे तो कितना हो रहा है, 16। तब भी क्या हो रहा था, 4 अमाइनो एसिड्स बच रहे थे, उनको कोड करने के लिए कोई नहीं हो रहा था। फिर लास्ट में आया ट्रिपलेट कोड, ट्रिपलेट जेनेटिक कोड। मतलब कि क्या होगा, ऐसे करके कोड्स रहेंगे, 3 के फॉर्म में रहेंगे, CTA, इस तरीके से 3 के फॉर्म में क्या रहेंगे, कोड्स रहेंगे। तो उसको बोल दिया उन्होंने ट्रिपलेट कोड। किसने बोला, ट्रिपलेट कोड को गोमोव ने दिया था। ठीक है, लेकिन इसका जो डिस्कवरी है जनरली दिया जाता है, मतलब प्रॉपर जो तरीके से जेनेटिक कोड का पूरा चार्ट बनाया गया, वो किसने बनाया, H.G. खुराना ने। ठीक है, H.G. खुराना मतलब हरगोविंद सिंह खुराना, हरगोविंद सिंह खुराना। ठीक है, इन्होंने जेनेटिक कोड की डिस्कवरी करी। ये नाम याद रखिएगा, इसको इसमें बेस्ड इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हु डिस्कवर द जेनेटिक कोड। तो आप क्या लिखोगे, H.G. खुराना या हरगोविंद सिंह खुराना। तो हम यहाँ पे थे, बेस पेयर पे आ जाते हैं अपने। ट्रिपल कोड आया, ट्रिपल कोड से क्या हुआ, हरगोविंद सिंह खुराना ने बताया, प्रॉपर चार्ट बनाया। उन्होंने क्या कहा कि जितने भी कोड्स हैं, मतलब अगर एक कोड अगर इस तरीके से करता है तो 64 टोटल उनको क्या मिले, 64 कोड्स मिले, जो कि जिसमें क्या होता है, इसमें से 61 जो होते हैं वो अमाइनो एसिड्स को कोड करते हैं, और रेस्ट जो 3 होते हैं, रेस्ट 3 जो रहते हैं वो एक तरीके से टर्मिनेशन क्या कहलाते हैं, टर्मिनेशन कोड कहलाते हैं।
टर्मिनेशन कोड मतलब जो कि प्रोटीन सिंथेसिस को रोकने का काम करते हैं, मतलब 61 कोड जो है बाकी के 20 अमाइनो एसिड्स को कोड करेंगे, लेकिन बाकी जो 3 रेस्ट कोड बचेंगे वो क्या करेंगे, वो कहलाते हैं टर्मिनेशन कोड, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस की फैक्ट्री को रोक देते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देते हैं। अब ये टर्मिनेशन कोड कौन से हैं, सभी के अलग अलग नाम हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि हम ले लेते हैं यू, ये एक कोड है प्रॉपर, ठीक है। ये किसको, फिनाइल एलेनाइन को कोड करता है, ठीक है। कौन कोड करता है, यू। अब और एग्जाम्पल के लिए ले हम, जैसे कि एक और एग्जाम्पल लेते हैं AUG। टर्मिनेशन कोड भी मैं बता रही हूँ कौन से होते हैं, AUG, ये एक और कोड है सेकंड, ठीक है। ऐसा पूरा चार्ट बना हुआ है, उसमें आप देख सकते हो। AUG कहलाता है इनिशिएशन कोड, ठीक है। इनिशिएशन कोड मतलब किसका, इनिशिएशन किसका करना है, प्रोटीन का करना है, प्रोटीन फैक्ट्री का, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस का स्टार्ट करना, तो वो कहलाता है इनिशिएशन कोड। ये कौन से प्रोटीन या अमाइनो एसिड को कोड करेगा, मिथियोनाइन, ठीक है। ये इसको कोड करता है, मतलब जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं, ग्लाइसिन, आर्सेनिक और मतलब फिनाइलएलेनिन और भी बहुत सारे कोड्स मतलब अमाइनो एसिड्स होते हैं। बायोलॉजिकल प्रोसेस करने के लिए हमें एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है, और एंजाइम्स हमें पता है ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन आर नॉट एंजाइम, तो इसीलिए उन प्रोटीन्स को क्या करते हैं, ये अमाइनो एसिड्स के फॉर्म में कोड करते हैं। कौन, जेनेटिक कोड, मतलब ये इन्फॉर्मेशन कोड्स के फॉर्म में होती है। तो 3 टर्मिनेशन कोड्स कौन से रहेंगे, UAA, UAG, UGA, ये 3 होते हैं आपके 1 2 3, ये 3 होते हैं आपके, क्या होते हैं, टर्मिनेशन कोडान, जो प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देते हैं। ऐसा पूरा चार्ट बना हुआ है, आप देख भी सकते हो, चाहो तो याद भी कर सकते हो, इतना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट कोड्स हैं, जैसे कि ये आपका टर्मिनेशन कोड कौन से होते हैं ये याद रख लीजिए। इसके बाद इनिशिएशन कोड कौन सा होता है वो याद रख लीजिए। फिनाइलएलेनिन को कौन कोड करता है। इस तरीके से 1-2 बार आप अगर आप चार्ट को रीड करोगे तो आपको याद भी हो जाएगा। साथ में इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्टिव वाइज में पूछा भी जाता है कि टर्मिनेशन कोड्स कौन से होते हैं, इनिशिएशन कोड कौन से होते हैं, तो उसके लिए आपको याद रखने के लिए ये मैंडेटरी। तो ये जेनेटिक हमारा कोड है। अब इसी कोड के बेसिस पे हम लोग क्या देखेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस देखेंगे, मतलब कि ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है बेसिकली वो देखते हैं। हम लोग देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन आपको पता ही है, मैंने बताया भी था सेंट्रल डोग्मा के अंदर आपने देखा था DNA से क्या mRNA का बनना, ठीक है, वो क्या कहलाता है आपका ट्रांसक्रिप्शन। इसको सिंथेसिस ऑफ mRNA भी बोला जाता है, ठीक है, mRNA, हाँ। तो ट्रांसक्रिप्शन देख रहे हैं हम, DNA से mRNA का बनना, मतलब DNA क्या करेगा, mRNA को प्रोटीन सिंथेसिस के लिए मैसेज देगा, कोड के फॉर्म में देगा। मैंने अभी बताया था आपको। इसमें क्या होता है, जैसे कि हम एक स्टैंड ले लेते हैं, ये स्टैंड है, ठीक है, इसको मैं अलग कलर से ड्रॉ कर देती हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये आपका 3 5 5 3 आप अपोजिट उसमें रहेंगे, ठीक है। ये स्टैंड है आपका, DNA स्टैंड है ये। अब इसमें क्या होगा, प्रोसेस कैसे स्टार्ट होगी, ठीक है। DNA से mRNA बनाने के लिए हमें किसी ना किसी एंजाइम की रिक्वायरमेंट आएगी। वो एंजाइम कौन सा होता है, वो होता है आपका एंजाइम RNA पॉलीमरेज, ठीक है। ये एंजाइम क्या करता है, इनिशिएशन प्रोसेस स्टार्ट करता है, ठीक है। कैसे करेगा, जो RNA पॉलीमरेज है वो 2 चीज़ों से मिलके बनता है, ठीक है। पहला होता है कोर एंजाइम प्लस सिग्मा फैक्टर, ठीक है। ये 2 चीज़ों से मिलके बनता है। क्या बनता है, जब ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, ज्वाइन होती हैं, ठीक है। ये दोनों चीज़ें ज्वाइन होती हैं तो क्या बनता है, RNA पॉलीमरेज।
प्रोकैरियोट में अगर देखा जाए तो आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो एक ही टाइप का होता है, पॉलीमरेज ओनली वन टाइप, ठीक है, वन टाइप। लेकिन हमारे अंदर देखें अगर हम यूकैरियोट के अंदर, तो हमारे अंदर आरएनए पॉलीमरेज 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? आरएनए पॉलीमरेज 1 रोमन में लिखा जाता है, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3। ये तीनों का अलग अलग फंक्शन है। क्या है तीनों का फंक्शन? ये तीनों क्या करते हैं? अलग अलग आरएनए के सिंथेसिस करते हैं। आरएनए कौन बनाएगा? आरएनए पॉलीमरेज 1। mRNA कौन बनाएगा? आरएनए पॉलीमरेज 2। tRNA कौन बनाएगा? आरएनए पॉलीमरेज 3। ये तीनों अलग अलग रहते हैं, तीनों अलग अलग फंक्शन करते हैं, ठीक है। और मैंने बताया भी था कि कितनी देर रहते हैं, सर्वाइव लाइफ स्पैन वगैरह मैंने आपको बता दी थी। अब इसके बाद इसमें क्या होता है, जब ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस स्टार्ट होती है तो इसमें 3 रीजन होते हैं, ठीक है, 3 रीजन होते हैं। कौन कौन से रीजन होते हैं? एक होता है प्रमोटर, फर्स्ट होता है प्रमोटर जो कि प्रमोट करेगा। दूसरा होता है स्ट्रक्चरल बोल सकते हो आप। थर्ड होता है टर्मिनेटर, ठीक है। ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं जो कि डीएनए के रीजन में आती हैं। अब क्या होगा, जब हमें डीएनए से एमआरएनए का सिंथेसिस करना है तो क्या होगा, कोर एंजाइम क्या होगा, सिग्मा फैक्टर के साथ जुड़ेगा। ये कोर एंजाइम जो है ये कहाँ जाएगा? आरएनए पॉलीमरेज लेके और यहाँ पे आपके साइड पे चला जाएगा। ये वाला जो रीजन है जो स्टार्टिंग का होता है वो होता है प्रमोटर, ठीक है। बीच वाला होता है स्ट्रक्चरल और लास्ट वाला ये जो होता है ये होता है टर्मिनेटर मतलब प्रमोटर मतलब आप बोल सकते हो यहाँ पे आपकी कौन सी है? इनिशिएशन साइट है, ठीक है। इनिशिएशन साइट, टर्मिनेशन साइट मतलब जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाएगा। तो आरएनए पॉलीमरेज आपका कहाँ आएगा? सबसे पहले आपका प्रमोटर पे आएगा, जुड़ेगा, इनिशिएशन साइट पे जुड़ेगा, ठीक है। इनिशिएशन साइट पे जैसे ही जुड़ता है आरएनए वहाँ अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। मतलब क्या होगा, नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगी कि डीएनए जो होगा वो क्या होगा, अनवाइंडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। अनवाइंडिंग स्टार्ट होगा तो आरएनए अपनी लंबी चेन बनाने लगेगा, लॉन्ग चेन बनाने लगेगा, अनवाइंडिंग होगा। इसमें एक जो रहता है ये वाला जो स्ट्रैंड रहता है ये ओल्ड स्ट्रैंड रहता है, या फिर इसको बोल सकते हो आप टेम्पलेट बोल सकते हो, ठीक है। एक होता है टेम्पलेट और एक होता है इसमें क्या, न्यू स्ट्रैंड, ठीक है। इस तरीके से जुड़ता जाता है, मतलब नया एक स्ट्रैंड बनता जाता है, टेम्पलेट आके उसमें जुड़ते जाते हैं। आरएनए पॉलीमरेज का काम, प्राइमर वहाँ पे आएगा, प्राइमर का भी मैंने बताया था, जो टेम्पलेट्स बनाते हैं, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स बनते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। फिर क्या होता है, जैसे जैसे बनते जाते हैं प्रोसेस, लॉन्ग चेन बनती जाती है, और जब जहाँ पे प्रोसेस रोकनी होती है वहाँ पे क्या होता है आपका टर्मिनेटर या टर्मिनेशन कोड्स मैंने आपको बताए थे कौन से होते हैं, UAA, UAG और UGA, ये तीनों आके लग जाते हैं और प्रोसेस वहाँ पे रुक जाती है। तो इसी को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। मतलब ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, जनरली एक्सॉन और इंट्रॉन्स भी होते हैं। एक्सॉन्स बाहर की तरफ होते हैं, इंट्रॉन्स अंदर की तरफ होते हैं। इसमें एक रो फैक्टर भी आता है, रो फैक्टर, जो कि क्या होता है, ये टर्मिनेशन में लास्ट में ये रो इस तरीके से डिनोट किया जाता है, रो ये लास्ट में ही आता है। ये फैक्टर जब जैसे ही आ जाता है रो फैक्टर, तो चेन अपने आप रुक जाती है, प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाता है। साथ में किसके साथ आता है, किसको लेके आता है, टर्मिनेशन कोड्स को लेके आता है। तो ये है हमारा ट्रांसक्रिप्शन, या आप बोल सकते हो सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए। अब देखते हैं हम ट्रांसलेशन। शॉर्ट में मैं आपको बता रही हूँ ट्रांसलेशन क्या होता है। ट्रांसलेशन आप बुक से पढ़ेंगे, एक बार मैं आपको बता दे रही हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, मतलब वो आप पढ़ लीजिएगा और फिर उससे बुक से जब आप रीडिंग करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ट्रांसलेशन क्या होता है, ट्रांसलेशन का मतलब वही एमआरएनए से आपका प्रोटीन का बनना, ठीक है। अब जो एमआरएनए कहाँ बना था आपका, प्रोटीन का बनना कैसे एमआरएनए बना, डीएनए से एमआरएनए। एमआरएनए जो बनता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर नहीं, न्यूक्लियस के अंदर बनता है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर मैंने पहले भी बताया था, न्यूक्लियस के अंदर बनेगा, इन्फॉर्मेशन लेके आएगा। अब ये बाहर आता है साइटोप्लाज्म में, ठीक है। साइटोप्लाज्म में आता है क्या लेकर, इसके पास क्या है, इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन किस फॉर्म में है,
कोड्स के फॉर्म में है, जेनेटिक कोड्स के फॉर्म में, ठीक है। अब ये प्रोटीन बनाएगा, तो प्रोटीन बनाएगा तो साइटोप्लाज्म में क्या होता है, जितने भी अमाइनो एसिड्स होते हैं, सीधे प्रोटीन नहीं बनता है, पहले अमाइनो एसिड्स रहते हैं, ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट। तो ये क्या होते हैं, सारे साइटोप्लाज्म में जो अमाइनो एसिड्स रहेंगे वो डोरमेंट स्टेट में रहेंगे। डोरमेंट स्टेट मतलब होता है इनएक्टिव, ठीक है। इनएक्टिव का मतलब कि ये इस स्टेट में नहीं होते कि ये प्रोटीन सिंथेसिस कर पाएँ। फिर क्या होता है, इनको एक्टिवेट करने के लिए, मतलब अब अमाइनो एसिड्स को एक्टिवेट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो चाहिए, ऐसी प्रोसेस तो स्टार्ट नहीं होगी, मतलब क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, ठीक है। एनर्जी किस फॉर्म में मिलेगी इन्हें, एटीपी के फॉर्म में। एटीपी क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट को बनाने के लिए हमें किस एंजाइम की जरूरत, इसमें मतलब प्रोसेस बनाने के लिए हमें एक एंजाइम की रिक्वायरमेंट रहेगी। एंजाइम कौन सा होता है, अमाइनो एसाइल सिंथेटेज, ठीक है। ये एंजाइम जो रहता है ये एटीपी के साथ जुड़ता है, ठीक है, और एनर्जी देता है। किसको एनर्जी देता है, अमाइनो एसिड्स को, जो जिससे क्या होता है, अमाइनो एसिड्स हो जाते हैं एक्टिवेट होंगे तो फिर वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी आपकी। और एक्टिवेट होने के बाद ये सारे अमाइनो एसिड्स जैसे ही एक्टिवेट हो जाएंगे, ये क्या करेंगे, ये टीआरएनए का सिंथेसिस करना स्टार्ट कर देंगे। टीआरएनए जैसे ही बनाना सिंथेसिस स्टार्ट होगा तो क्या होगा, आपकी अमाइनो एसिड्स की लॉन्ग चेन बनने लगेगी। इनिशिएशन कोड आ जाएगा। इनिशिएशन कोड कौन सा है आपका, AUG, जो कि क्या करेगा, सबसे पहला कोड अमाइनो एसिड, सबसे पहला अमाइनो एसिड कोड करेगा किसको, मेथियोनाइन को, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, मतलब सबसे पहले मेथियोनाइन बनता है, फिर उसके बाद सारे अमाइनो एसिड्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, यहाँ पे प्रोटीन बनने आपके स्टार्ट हो जाते हैं। तो यही है आपका ट्रांसलेशन। अब देखते हैं हमने जेनेटिक कोड देख लिया, ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन मतलब प्रोटीन सिंथेसिस देख लिया। अब इसके बाद क्या होगा, एक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट करके है, ठीक है, और एक लैक ओपेरॉन मॉडल भी है, वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। ये इंपॉर्टेंट है थोड़े से, इस चैप्टर में कुछ ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, कुछ एंजाइम्स हो गए, कुछ टर्मिनोलॉजी हो गई, इसलिए मैं आपको इसका थोड़ा सा डीपली बता रही हूँ। तो आप इनको ध्यान से देखिए, देखने के बाद बुक से रीडिंग करिए, और समझ में नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइए। अब हम लोग देखते हैं ओपेरॉन मॉडल। ओपेरॉन मॉडल जो है ये बेसिकली इकोलाई में देखा गया था, इकोलाई के लिए बेस्ड है इस पे। ये दिया किसने था, ये दिया था आपका जैकब एंड मोनार्ड ने, ठीक है, 1961 में दिया था। जैकब एंड इकोलाई के लिए इनिशिएशन और रेगुलेशन किस तरीके से होता है डीएनए का प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, उस पर बेस्ड है। ये एक तरीके से ओपेरॉन मॉडल क्या है, डीएनए कंट्रोलर या डीएनए मटेरियल, ये डीएनए का एक बोल सकते हो आप, डीएनए जेनेटिक मटेरियल ही है, डीएनए के लिए मतलब एक्ट करता है, जेनेटिक मटेरियल की तरह ही ओपेरॉन मॉडल काम करता है। ये प्रोकैरियोट्स में भी देखा गया है, प्रोकैरियोट्स के लिए बताया गया है। जैकब और मोनोड ने दिया था। अब इन्हें क्या कहा, इन्होंने बताया कि ये बेस्ड किस पे था, ये बेस्ड था लैक्टोज पे, ठीक है। इसको लैक ओपेरॉन भी बोला जाता है, लैक ओपेरॉन का मतलब होता है, मतलब जिसमें लैक्टोज प्रेजेंट हो, ठीक है। लैक्टोज क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का ही फॉर्म है लैक्टोज, इस मतलब जहाँ पे लैक्टोज प्रेजेंट हो, जैसे ग्लूकोज सिंथेसिस होता है, ऐसे ही लैक्टोज क्या काम करता है लैक्टोज वहाँ पे डीएनए सिंथेसिस में या डीएनए प्रोटीन सिंथेसिस में क्या काम करता है वो देखते हैं। तो लैक ओपेरॉन जो है वो जनरली बना हुआ होता है दो चीज़ों से मिलकर, एक होता है कंट्रोलर और एक कंट्रोलर जीन बोल सकते हो आप, और एक होता है स्ट्रक्चरल जीन। दो चीज़ों से मिलके बना हुआ होता है लैक ओपेरॉन या ओपेरॉन मॉडल आप बोल सकते हो। कंट्रोलर के अंदर तीन चीज़ें आती हैं, पहली प्रमोटर, पहली आप लिख सकते हो रेगुलेटर, नहीं पहली आप लिख सकते हो ऑपरेटर जिसको ओ से डिनोट किया जाता है, बीच वाली होती है प्रमोटर, पी बोला जाता है, और लास्ट होती है रेगुलेटर,
जिसको R से डिनोट किया जाता है। ऐसे ही स्ट्रक्चरल जीन जो होते हैं वो भी 3 टाइप के होते हैं। ये ई कोलाई में देखा गया है, ठीक है, लैक्टोज की प्रेजेंस में लैक ओपेरॉन जो दिया गया है, ये सिर्फ जस्ट एक बोल सकते हो आप मतलब 3 या 2 नंबर में आपको लिखने को मार्क्स में आ सकता है, तो इसीलिए मैं इसको ज़्यादा डीपली नहीं बता रही हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट इसके जो पॉइंट्स हैं कि ये क्या करते हैं, क्यों होते हैं, किसके अंदर देखे गए हैं, प्रोकैरियोट्स में, ई कोलाई के अंदर देखा गया है, तो वो मैं आपको बता रही हूँ। तो इसमें आता है स्ट्रक्चर में सिस्ट्रॉन Z, दूसरा होता है सिस्ट्रॉन Y, और थर्ड होता है सिस्ट्रॉन A, ठीक है। इसका काम होता है प्रोटीन, ये साइट है किसकी, ये साइट प्रोटीन सिंथेसिस की है, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस। और ये जो है यहाँ पे क्या होगा, डीएनए आपका अनवाइंड होगा, ठीक है, पॉलीमरेज आके जुड़ेगा, ये सारी चीज़ें कहाँ पे होंगी, साथ में पॉलीमरेज आएगा, ये सारी चीज़ें कहाँ होंगी, ये सारी कंट्रोलर जीन में होंगी। मतलब लैक ओपेरॉन जो है वो लैक्टोज की प्रेजेंस में होता है। 2 टाइप से इसमें जीन प्रेजेंट होते हैं, कंट्रोलर जीन और स्ट्रक्चरल जीन, जो कि पूरे डीएनए और आप बोल सकते हो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। कंट्रोलर जीन में 3 होते हैं, ऑपरेटर, प्रमोटर, रेगुलेटर। स्ट्रक्चरल में सिस्ट्रॉन Z, Y एंड A होता है, ठीक है। तो ये ही आपका लैक ओपेरॉन है। अच्छा, इनके सब के क्या होते हैं, फंक्शन भी अलग अलग होते हैं। जैसे सिस्ट्रॉन है, ये तो अनबाइंडिंग आपका पॉलीमरेज जो मैंने पहले बताया था, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, वो कंट्रोलर जीन में हो जाएगा। स्ट्रक्चरल जीन में क्या होगा, स्ट्रक्चरल जीन में कुछ एंजाइम्स होते हैं, जैसे बीटा बोल सकते हो आप, गैलेक्टोसाइडेज। ये क्या करता है, ये जनरली इसमें बीटा गैलेक्टोसाइडेज ज़्यादा यूज़ होता है। ये जेड, ये परमीएज है, ठीक है, परमीएज पूरा नाम इसका, ये होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, सिर्फ साइडेज है, ठीक है, एक परमीएज है, एक गैलेक्टोसाइडेज है, ठीक है। और ये इन लोगों का काम क्या होता है, इन लोगों का काम होता है मतलब जितना भी उसमें गैलेक्टोसाइडेज जो रहेगा एंजाइम, वो क्या करेगा, जितने भी गैलेक्टोसाइड होगा, गैलेक्टोसाइड, बीटा गैलेक्टोसाइड एक कंपाउंड होता है कार्बोहाइड्रेट का, तो उसको क्या कर देता है, तोड़ देता है, किसमें, गैलेक्टोसाइड में और ग्लूकोज में। तो इससे क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस तो हो रहा है, साथ में कुछ हमें कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल ग्लूकोज भी मिल रहा है। तो इसीलिए ये वाला स्ट्रक्चरल जीन क्या करता है कि स्ट्रक्चरल जीन इसीलिए बताया गया कि ग्लूकोज क्या करेगा, नहीं प्रोटीन तो बन ही रहा है, प्रोटीन के साथ क्या हो रहा है, ग्लूकोज भी मिल रहा है, ग्लूकोज मिल रहा है, तो प्रोटीन और ग्लूकोज दोनों मिलकर क्या करेंगे, एक सेल का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो इसीलिए ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट यहाँ पे आती है। तो ये सारी चीज़ें हमने किसके अंदर देखी, ई कोलाई के अंदर देखी। अब हम देखते हैं हमारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अब हम लोग देखते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ठीक है, ये किस पे बेस्ड है, इसको HGP शॉर्ट में बोला जाता है, ठीक है। HGP ये लॉन्च कब हुआ था, ये लॉन्च हुआ था आपका 1990 में, ठीक है। इसका मतलब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो जेनेटिक्स पे बेस्ड है। जैसे कि हमने इतने सारा रेप्लिकेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, ये सब पढ़ा, जेनेटिक कोड्स पढ़े, तो ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और फिंगरप्रिंटिंग दोनों एक तरीके से मिलते जुलते ही समथिंग है, लेकिन फिंगरप्रिंटिंग उसके बाद आया। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है, ये प्रोजेक्ट इसलिए बनाया गया था कि आप एक सिंगल ह्यूमन बीइंग में जैसे कि कोड्स होते हैं, तो कितने कोड्स मतलब एक मतलब आप बोल सकते हो ह्यूमन में प्रेजेंट रहेंगे, कितने बेस पेयर प्रेजेंट रहेंगे। तो इस प्रोजेक्ट के थ्रू टोटल निकाला गया, तो 3 × 10⁹ बेस पेयर हमारे लगभग एक सिंगल ह्यूमन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मतलब इतने कोड्स होते हैं, ये सारे कोड्स होते हैं, जो कोड मैंने आपको जेनेटिक कोड बताए थे वही कोड हैं ये। मतलब डीएनए की इंफॉर्मेशन जो होती है कोडिंग फॉर्म में, उसमें कितने बेस पेयर प्रेजेंट थे, 3 × 10⁹ और अगर इनकी कॉस्ट निकाली गई, मतलब जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया तो इसकी जब कॉस्ट निकाली गई तो एक सिंगल बेस पेयर की जो कॉस्ट थी वो $3 समथिंग थी, ठीक है। तो मतलब मान के चलो आप लगभग 9 मिलियन या बिलियन करके
US डॉलर में इसकी पूरी प्रोजेक्ट की क्या थी, कॉस्ट इसकी लिख ली थी। ये प्रोजेक्ट लगभग जो चला था, ये चला था आपका 13 ईयर्स तक, मतलब आप बोल सकते हो 2003 तक ये प्रोजेक्ट चला था। इसमें ये भी बताया गया कि अगर हम किसी सिंगल एक ह्यूमन के बॉडी का DNA सीक्वेंस निकालते हैं और उस सीक्वेंस में हम बेस पेयर की स्टडी करते हैं, तो कम से कम अगर उसको लिखने के लिए, हमें राइट करने के लिए अगर देखें तो हम 100 पेजेस हमें 1000 पेजेस हमें लगेंगे। उन 1000 पेजेस पे 1000 क्या रहेंगे, लेटर्स रहेंगे। मतलब लगभग मान के चलो 3300 बुक्स हमें लगभग लिखनी पड़ेंगी। और ये बुक किस पे होंगी, एक ह्यूमन के, एक सिंगल ह्यूमन के DNA के सीक्वेंस पे और बेस पेयर पे आधारित या इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड रहेगी। तो मतलब ये प्रोजेक्ट निकाला गया, इस प्रोजेक्ट पे हमने डिस्कवरी करी, हमें बेस पेयर्स मिल गए, हमें पता चल गया कि लगभग कितना, मतलब ये पूरा मतलब सीक्वेंस एक तरीके से हमें एक ह्यूमन का पता चल गया। अब इसमें क्या होता है, इसके बेसिस पे हमें ये भी पता चला, आगे स्टडी करी तो, कि 99% क्या होते हैं, जितने भी DNA होते हैं, मतलब एक ह्यूमन के, मतलब 2 अगर ह्यूमन बींग्स हम लेते हैं तो 2 ह्यूमन बींग्स में 99% जो रहेंगे, क्या रहेंगे, DNA सीक्वेंस या बेस पेयर जो रहेंगे वो कैसे रहेंगे, सिमिलर रहेंगे। ठीक है, ये हमें पता चल गया। और भी अगर हम, ये तो हमारा ह्यूमन का था, लेकिन अगर हम इंसेक्ट्स की बात करें, और भी जो स्पीशीज़ हैं, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर और भी हैं, तो उनका निकालेंगे तो उनके भी कितने करोड़ों अनगिनत लिख लेंगे। तो इस बेसिस पे, मतलब एक ह्यूमन के बेसिस पे हमने ये अनुमान लगा लिया कि इतने बेस पेयर एक ह्यूमन बीइंग में प्रेजेंट होते हैं, तो कितने और छोटे, क्योंकि ह्यूमन तो है सबसे एडवांस्ड है। तो इसका मेन जो यूज़ था वो ये था कि इसके बेसिस पे जितने भी टिश्यूज़ में, या आप बोल सकते हो सेल में, या फिर मान लो जो ट्यूमर है, ट्यूमर कॉजिंग हो गया है, कैंसर हो गया, तो इन सब को ट्रीट करने के लिए हम इन बेस पेयर के बेसिस से, मतलब एक प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट के बेसिस से, बेस पेयर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा टिश्यू ख़राब हो रहा है, कौन सी सेल ख़राब हो रही है, कहाँ ट्यूमर कॉजिंग एजेंट है, और उसके बेसिस पे हम उस बेस पेयर को रिप्लेस करके और मतलब एक नया, मतलब एक वो लेके आ सकते हैं। मतलब एक स्टडी जैसे चली रही है कि ट्यूमर में या कैंसर के ट्रीटमेंट्स होने लगे हैं आजकल, तो वो सेल्स के थ्रू हम चेंज करके, DNA सीक्वेंसिंग की चेंज करके हम उसकी रिकवरी कर सकते हैं। अच्छा, म्यूटेशन क्यों होता है, म्यूटेशन हमने पढ़ा ही था। तो म्यूटेशन भी एक तरीके से बेस पेयर के बेसिस पे ही होता है, या तो बढ़ जाते हैं बेस पेयर, या कम हो जाते हैं, कोई भी चेंजेस आ जाता है। तो वो सब भी ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर लेके आया गया, उसकी स्टडी करी और म्यूटेशन को दूर करने के लिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को बनाया गया। इसके बाद आता है DNA फिंगरप्रिंटिंग। DNA फिंगरप्रिंटिंग क्या है, मोस्टली हम लोग यूज़ करते हैं लैंग्वेज DNA फिंगरप्रिंटिंग की, ये भी इसी पे ही बेस्ड है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पे। मतलब क्या होता है कि जब हमें पता चल गया कि 99% जो है 9% आपके जो जेनेटिक्स के कोड्स हैं, या DNA के जो कोड्स हैं, बेस पेयर हैं, वो सिमिलर होते हैं, तो उसके बेसिस पे हम किसी भी पेरेंट को डॉटर से, या डॉटर को पेरेंट से, सन से, चिल्ड्रन से आइडेंटिफाई करके सैंपल लेकर, लाइक सलाइवा हुआ, स्किन हो गया, ब्लड हो गया, टिश्यू हो गया, इवन आपका स्पर्म हो गया, तो ये सारी चीज़ों के बेसिस पे हम DNA फिंगरप्रिंटिंग करते हैं सैंपल लेके। और उसमें क्या होता है, कुछ % ऐसा होता है DNA फिंगरप्रिंटिंग में कि डिफरेंट होता है, मतलब जो सेगमेंट होता है बाकी सब सिमिलर रहेगा, लेकिन क्या होगा, कुछ % क्या रहेगा उसमें, लाइक 1 या 2% क्या रहेंगे, बेस पेयर जो रहेंगे वो इधर के उधर रहेंगे। उस बेसिस से हम क्या कर लेते हैं, DNA फिंगरप्रिंटिंग करते हैं और उससे आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि क्या जो पेरेंट है वो इसका मतलब डॉटर पेरेंट है कि नहीं है, क्या रिलेशन है। इसी पे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ भी निकाली जाती हैं, तो वो DNA फिंगरप्रिंटिंग कहलाता है। तो ये था हमारा जीनोम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। यहाँ पे हमारा चैप्टर 6 कंप्लीट होता है। इसमें आपको कोई भी डाउट लग रहा है,
कुछ भी ऐसा जो समझ में नहीं आया है टॉपिक, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना दिया हुआ है, वहाँ से आप PDF वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप लिंक एक चल रही है नीचे, तो वो लिंक पे आप फॉलो कर सकते हैं। लाइक फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, लिंक्डइन हो गया, यहाँ पे या इंस्टाग्राम पे भी मेरा पेज है, तो वहाँ पे आप जाके मैसेज कर सकते हो और वहाँ से मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।